हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन पॉलिटी पे सेकेंड लेक्चर है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें हर सब्जेक्ट से हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ और अब हम इंडियन पॉलिटी पे 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट करंटली। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर वो बताना करंटली भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं। तो ऑप्शन बी द आंसर है 12। तो करंटली आपको भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम 8 शेड्यूल थे, लेकिन करंटली भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल हैं। तो ऑप्शन बी द आंसर है 12। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर फर्स्ट शेड्यूल। तो भारतीय संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट है, द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो यहाँ पर को बताना भारतीय संविधान की थर्ड शेड्यूल का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप से संबंध है थर्ड शेड्यूल का। तो इसमें विभिन्न ऑफिशियल द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ का मेंशन है थर्ड शेड्यूल में। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस। नेक्स्ट है, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो ये तो जान ही रहेंगे 8th शेड्यूल का संबंध किससे है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 8th शेड्यूल का संबंध ऑफिशियल लैंग्वेज से है और टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो भारत में करंटली आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगे और 8th शेड्यूल का संबंध ऑफिशियल लैंग्वेज से है। नेक्स्ट है, अंडर विच अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना भारतीय संविधान के 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ये 1951 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम 8th शेड्यूल थे, लेकिन पहली बार 9th शेड्यूल को 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। और इस शेड्यूल में आपको भूमि सुधार से संबंधित राज्य विधानमंडलों के कुछ रेगुलेशन और एक्ट को ऐड किया गया है इस शेड्यूल में। और ये पहली बार 1951 में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। और उस टाइम भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था तो उस टाइम भारत के पीएम कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो भारत के पहले पीएम और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। नेक्स्ट है, द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू। 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया तो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से रिलेटेड है 10th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और एंटी डिफेक्शन लॉ को कब ऐड किया गया था, आपसे डेट पूछा जाएगा तो 1985 में। और उस टाइम भारत के पीएम राजीव गांधी थे और प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह उस टाइम प्रेसिडेंट थे। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ज्ञानी जेल सिंह और पीएम राजीव गांधी थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है तो आप नोट कर सकते हैं। फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन विच शेड्यूल। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन इधर आंसर 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में किया गया है।
तो ऑप्शन इज द आंसर 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 1। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन द। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर आर्टिकल 123। नेक्स्ट है बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन मेड फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। संविधान के किस आर्टिकल द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर को बताना है संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा स्टेट और यूनियन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 के तहत यूनियन और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 315। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन। संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर्टिकल 324। नेक्स्ट है हुए द पावर टू इंक्लूड एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन। किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर पार्लियामेंट। तो किसी भी राज्य को इंडियन यूनियन में शामिल करने का पावर ये पार्लियामेंट के पास है। और यह भी आपसे पूछेगा आर्टिकल। तो आर्टिकल 3 में ये अधिकार दिया गया है। तो नए राज्यों का गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन ये संविधान के आर्टिकल 3 और पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1953। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है फजल अली। फजल अली ये 1953 में गठित स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये एक रिटायर चीफ जस्टिस थे। तो ये चेयरमैन बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है फजल अली। नेक्स्ट है by which article the right to education has been made a fundamental right for children of 6 to 14 years। किस आर्टिकल के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से किस आर्टिकल के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और यह आर्टिकल संविधान में 86 अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। तो इससे पहले शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया था, लेकिन 86 अमेंडमेंट ये 2002 में हुआ था। तो उसके बाद से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है आर्टिकल 21A।